हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके चैनल पर शो करे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्लासेस से, यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटिव ऑल सरकारी नौकरी एग्जाम से हेतु जो है कि कारगर साबित होने हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो है कि मॉडल पेपर से सम्मिलित किए गए हैं, यानी कि जीके जीएस करंट अफेयर्स मेगा पैक, जो कि छोटे छोटे रूपों में आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। इसलिए 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, जिसमें कि आप लोगों को, जैसा कि ऑप्शन नंबर देखिए 4 छोड़ दिया गया है, जिसमें कि देखिए 4 प्रकार के हैं। पहला है जैसे कि ए बी सी डी। जैसे कि पहला है कोई असर नहीं होगा, दूसरा है घट जाएगी, तीसरा है जैसे कि बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। ठीक है, तो क्या करेगा कि साख सर्जन जो होगा कि अगर कोषानुपात को घटा देगा आरबीआई नगद, तो उस स्थिति में जो प्राप्त होगा वह स्थिति जो है कि साख सर्जन उस समय क्या होगा कि बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि बढ़ जाएगी। तो आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? जैसा कि अभी पिछले में बतलाया गया है, उसी प्रकार से इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी वैश्विक। तो जैसा कि आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका यानी कि पूंजीवादी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं। ठीक है, जैसा कि और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ठीक, तो उस स्थिति के अनुसार जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी, देखिए सबसे पहले पूंजीवादी के बारे में आपको बतला दे रहे हैं संक्षिप्त पूर्वक, जो है कि पूंजीवादी एक आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, इस व्यवस्था में सरकार की बाजार को नियंत्रित करने में कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है। ठीक, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या निर्माण के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि पूंजीवाद व्यक्तियों को अपने लाभ और आय का प्रबंधन करने का असर प्रदान करता है। इसलिए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। पूंजीवादी इज़ द करेक्ट आंसर, आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यानी ये देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ठीक, तो 100 रुपये का नोट जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आरबीआई गवर्नर द्वारा। ठीक है, आरबीआई गवर्नर द्वारा जो है कि हस्ताक्षरित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि देखिए आरबीआई के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गवर्नर के बारे में, आरबीआई गवर्नर के बारे में, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी आरबीआई गवर्नर के बारे में सबसे पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आरबीआई जो है कि सबसे पहले देखिए शुरुआत में क्या हुआ था स्टार्टिंग में कि महात्मा गांधी श्रृंखला के 100 रुपये के मूल्य के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे। ठीक, हाँ ये तो बिल्कुल राइट है, लेकिन केवल 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते थे। ठीक,
ये साबित करने के लिए आप लोगों को बतलाया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। जैसा कि देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो है कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन के नाम से। ऑप्शन नंबर डी जो है कि फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बतलाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि फेमा जो है कि इसका पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए फेमा जो है कि फेमा यानी कि FEMA। ठीक है, ठीक है, फेमा के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका जो FEMA है इसका फुल फॉर्म यानी कि फेमा। ई से एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि F से फेमा, ई से एक्सचेंज हो जाएगा, और उसके M से जो है कि मैनेजमेंट हो जाएगा, और ए से जो है कि एक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी लेन देन जिनमें विदेशी मुद्रा शामिल है। ठीक, तो विदेशी मुद्रा जो विनिमय अधिनियम फेमा होता है। ठीक, क्योंकि इसमें यह नियम जो है कि 1973 द्वारा विनिमय किए गए, ठीक, किए जाते थे उस समय जो है कि ये जो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम चल रहा था फेमा के द्वारा, यानी कि फेमा, उस समय क्या हुआ था, उस स्थिति में जो है कि 1973 द्वारा विनियमित किए जाते थे, जो है कि उसके बाद जो है कि फेमा का मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग करना था। ठीक, फेमा का यही मेन मकसद था। ठीक है, हाँ, विस्तार पूर्वक यही है फेमा के बारे में यही जो है कि जानकारी है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी लेन देन जिनमें विदेशी मुद्रा शामिल है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेमा 1973 द्वारा विनिमय किए जाते थे। फेमा का मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग करना था। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, जिसमें बतलाया गया है कि ऑप्शन नंबर ए में राज्य सूची में, ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर सी संघ सूची में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यानी कि राज्य सूची में इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि राज्य सूची। देखिए राज्य सूची जो है कि यहाँ सूची सेकेंड, यानी कि भारत के संविधान की अनुसूची 7 में जो है कि 61 विषयों की एक सूची है। ठीक, यानी कि राज्य सूची में जो राज्य सरकार कार्य करती है वही सम्मिलित होते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि एग्जाम्पल में क्या होता है। इसमें बतलाया गया है कि अदालतें, और अदालतें के बाद जो है कि राज्य पुलिस के बाद जो है कि जिला अस्पताल, और जो है कि सफाई, उसके बाद जो है कि पशु, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद जो है कि कृषि, उसके बाद सड़क, उसके बाद वन और रेलवे, वाट एवं नाप, जो है कि पुस्तकालय आदि, इन सब जो है कि चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, राज्य सूची में। ठीक है, राज्य सूची भारत के संविधान की अनुसूची 7 में 61 विषयों की एक सूची है। ठीक, जिसमें कि बतलाया गया है कि राज्य सूची में जो राज्य सरकार कार्य करती है वही सम्मिलित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने आपको बतला दिया है कि अदालतें, राज्य जो है कि पुलिस, और जिला अस्पताल, और सफाई, और जो है कि पशु और सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, वाट एवं नाप, और जो है कि पुस्तकालय आदि। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।